Hello everyone and welcome back once again in another session of macroeconomics। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक कंसेप्ट्स के अंडर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंडर टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, ये सब कंसेप्ट्स हमने कर लिए हैं। चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश किसे कहा जाता है, निवेश क्या है और निवेश कितनी प्रकार का होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं। देखते हैं कि ये हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बता रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट, हम अगर नॉर्मली इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में बेसिकली एक ही बात आती है कि एक बिजनेसमैन ने या एक प्रोड्यूसर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए या प्रोडक्शन फर्म को चलाने के लिए, हम उसे इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जो पैसा एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है वो पैसा, वो कैश ही तो नहीं बिजनेस में ऐसा का ऐसा पड़ा रहता। उस कैश को कहीं ना कहीं किसी प्लांट को खरीदने के लिए, किसी मशीनरी को खरीदने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए यूज किया जाता है ना। तभी बिजनेस आगे चलता है ना, जब किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। कैपिटल में जितनी भी एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की जाती हैं वो सब कवर की जाती हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है वो थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्मेशन है और इसीलिए यहां आपको देखो जो मीनिंग बताया गया है वो है इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, निवेश बेसिकली क्या है, निवेश जो है वो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है कि किस तरह से वो कैपिटल और फॉर्म कर रहा है और बढ़ा रहा है, उसकी कैपिटल में और कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही हैं। इस साल अगर उसने नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तो नेक्स्ट ईयर वो और क्या खरीदेगा या क्या खरीदा है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज। इस डेल्टा को, इस ट्राइंगल के साइन को चेंज बोला जाता है, चेंज इन के। और के का मतलब क्या है, के का मतलब कैपिटल से है, ठीक है। क्योंकि सी जो है हम ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं, तो इसीलिए सी फॉर कैपिटल दोबारा से नहीं यूज किया जाता। कैपिटल के लिए के जो है वो यूज किया जाता है। तो आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड के स्टैंड फॉर दी कैपिटल। तो अब देखो, अब फिर से आपको फर्दर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कैपिटल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़कर आए हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज गुड्स, प्रोडक्ट, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा विच इंक्रीज दी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। एक बिजनेसमैन अपने कैश को इन सब में क्यों कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी फर्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक बिजनेस की, जो एक फर्म की प्रोडक्टिव फैक्टर्स को, प्रोडक्टिविटी को, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उन सब को कैपिटल की मीनिंग में कवर किया जाता है। दस इन्वेस्टमेंट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। देखो मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल दी थी, प्लांट, मशीनरी एंड गुड्स। तो देखो ये तो फिक्स्ड नेचर की थी, साथ में ये भी तो एक कवर हुआ है ना गुड्स, जैसे हम फिक्स्ड नेचर का नहीं मानकर चलते होते, क्योंकि गुड्स की परचेज, सेल्स, स्टॉक की परचेज जो है वो सेल परचेज चलती रहती होती है। तो ये फिक्स्ड नेचर की नहीं होती है, ये वेरिएबल नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट में दोनों को कवर किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स को भी, और जो प्लस, देखो साथ में लिखा हुआ है प्लस, मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर सेशन के दौरान, जैसे हम अकाउंट्स में कह देते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो जैसे हम एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान, या आप सिंपली भी देखो आपका जो सेशन है स्टडीज के अकॉर्डिंगली वो अप्रैल टू मार्च चलता है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली
आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे चेक की जाती है कि कितनी हुई है। तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के दौरान एक इकोनॉमी में जो ये चेंजेस आ रहे हैं कैपिटल में, तभी तो ये बोला गया था, तभी तो ये इक्वेशन बनाई गई थी। तो इस तरह से देखा जाता है कि एक इकोनॉमी में कितना निवेश हो रहा है, किस तरह से चेंज, किसमें, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स प्लस उसके अलावा जो हमारे पास ये स्टॉक और गुड्स की फॉर्म में आने वाले जो चेंजेस होते हैं, इनके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। अब इन्हीं के बेसिस पर हमारे पास आ जाते हैं टू डिटर्मिनेंट्स या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो दो आ गए, वही आ गए ना, एक तो फिक्स्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया जिसमें हम कवर करेंगे हमारे प्लांट और मशीनरी वगैरह को, और एक आ गया गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो ये फिक्स्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया और ये इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इन्वेस्टमेंट का कवर हो गया। अब देखो, अब हमारे उसी बेसिक पैरामीटर को लेकर चलो जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अब अगर हम इसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहें तो देखो क्या कंसेप्ट उभर कर आता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है कितनी नहीं, ये कैसे जज किया जा सकता है कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में कितना चेंज आ रहा है। तो एक लेखा वर्षी की अवधि के दौरान, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में इंक्रीमेंट होगी, उतना हमें ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ओवर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहां पर कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहां पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ फिक्स्ड वर्ड आगे लगा दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, देखो सबसे पहले आपको इन्वेंट्री का मतलब पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री में, जिसमें हमने गुड्स या स्टॉक की बात कही थी, इसमें कवर क्या क्या होता है। देखो जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का काम करता है तो उसे 3 तरह की इन्वेंट्रीज के बारे में पता चलता है, या यूं कह सकते हैं 3 तरह की इन्वेंट्रीज एग्जिस्टेंस में आती हैं। एक होती है रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होती है फिनिश्ड गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन दोनों के इन बिटवीन होती है वर्क इन प्रोग्रेस या जिसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का काम करता है तो 3 तरह के स्टॉक्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब देखो जैसे मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दूं, अब जैसे कोविड-19 के केस में जो एक टाइम पीरियड के दौरान, मतलब ऐसा टाइम आया था जब पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में चला गया था, तो आप खुद सोचकर देखो कि उस वक्त ये जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें रॉ मटेरियल्स वगैरह अरेंज करने में कितनी प्रॉब्लम आई होगी। अब रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं था मार्केट में, उनको नहीं और मिल पा रहा था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं था कि वो बिल्कुल ही प्रोडक्शन उन्होंने स्टॉप कर दी थी। जो उनके पास रॉ मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल था, उन्होंने उनकी मदद से तो जितना प्रोडक्शन वो कर सकते थे उतना कंटिन्यू किया, बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ। तो यहां पर बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि एक प्रोड्यूसर ने ये इन तीनों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखनी होती है। तो एक वर्ष के दौरान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन तीनों के स्टॉक्स में भी, लेवल्स में भी हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम उसे बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छी सी एग्जांपल अगर दूं, मान लो कोई नया बिजनेस अभी सेटअप हुआ है, तो उसने रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स के जो लेवल्स हैं वो लो रखे होंगे ना, क्योंकि अभी नया बिजनेस है, उसे नहीं पता कि कितनी इन्वेंट्री मेंटेन कर रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस उसका ग्रो हो रहा है,
वैसे वैसे रॉ मटेरियल ज्यादा रखना, सेमी फिनिश्ड गुड्स तैयार होने मतलब रेडी टू मेड रखने, बिल्कुल इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स तैयार रखने की एकदम से अगर डिमांड आ जाए तो मैं फुलफिल कर सकूं। तो उस वक्त जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जाएगी वैसे वैसे इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के केस में कहा कि भाई फिक्स्ड एसेट्स में स्टार्टिंग और क्लोजिंग होता है ना, कि एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो हम ओपनिंग टाइम पीरियड मान लो जैसे अगर हम अप्रैल से लेकर मार्च तक वाले सेशन में ही कवर कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया कि हमें जब शुरुआत की थी तो अप्रैल में हमारे पास कितना स्टॉक था, और जब मार्च नेक्स्ट ईयर मार्च हमारे पास क्लोजिंग हुई है तो हमारे पास कितना स्टॉक है। तो जो चेंज हुआ उसका मतलब है कि वो ड्यूरिंग द ईयर की गई इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स में। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स इस इन्वेंट्री के इन तीनों कंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर कितनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब देखो इन्वेस्टमेंट में ही हमारे पास जो और फर्दर कंसेप्ट्स हैं वो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब सकल निवेश क्या होता है। देखो दी एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू बाय फिक्स्ड एसेट्स एंड वेरियस इन्वेंट्रीज, मतलब सिंपल सी बात कि जो इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में की है ड्यूरिंग एन ईयर, उन दोनों के समेशन को, उन दोनों के टोटल को, जो अभी अभी मैंने आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बताया, इन दोनों के समेशन को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन एक इकोनॉमी में सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जानना काफी नहीं होता है। एक इकोनॉमी के लिए नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है ये भी जानना जरूरी है। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो ग्रॉस का मतलब कि जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की, लेकिन नेट में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं क्योंकि ये जब हमने नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स करने हैं ना तो हमें बहुत काम आने वाला है। देखो नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब होता है शुद्ध या निवल, एक्चुअली हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। देखो बहुत ही ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी। मान लो मैं सिर्फ एक बार फिक्स्ड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगी आसानी से, क्योंकि उसी के केस में ये डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट आएगा। देखो मान लो 1 अप्रैल 2019 में हमारे पास जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अब अगर हमारे पास 31 मार्च 2020 एक साल हो गया ना, तो अब हमारे पास जो हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट जो आती है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो वो है 12 लाख। ठीक है, तो हम माइनस कर क्या बताएंगे कि हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। हम कहेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग के ये डिफरेंस को अगर देखें तो हमने इस साल 2 लाख की न्यू परचेज की थी, तो ये 2 लाख हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ये पुरानी 10 लाख हमारे पास है भाई इसकी वैल्यू भी तो कम हुई है। हम अगर कोई कार खरीद लेते हैं, कार को हम ड्यूरिंग द ईयर यूज करते चले जाएंगे तो कार की वैल्यू में भी तो गिरावट आएगी ना, तो डेप्रीसिएशन होगा। या हो सकता है कि इन बिटवीन ऑफ दी सेशन कार खराब हो जाए, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गई बिल्कुल ही, तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़े, है ना। रिपेयरिंग से कई बार नहीं काम चलता तो हमें हो सकता है कि उसे रिप्लेस करना पड़े। तो डेप्रीसिएशन मतलब, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो दैट मीन्स अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक्चुअली हमारी जो इंक्रीमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है, वो सिर्फ ग्रॉस तक सीमित थोड़ी ना है।
नेट में हमें देखना चाहिए, क्योंकि पुरानी वाली की वैल्यू 10 लाख नहीं है, 10 लाख से कम हो गई है, तो इसलिए हमें नेट इन्वेस्टमेंट जानना जरूरी है। और नेट इन्वेस्टमेंट पर कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें, क्योंकि पुरानी वाली हो सकता है एसेट्स पर हमने कोई रिपेयरिंग वगैरह करवाई हो, तो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ रिपेयरिंग का काम है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस डिक्रीज हुई वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ता है, दैट मीन्स डेप्रीसिएशन को हमें माइनस करना पड़ता है, जबकि ग्रॉस में वो वैल्यू इंक्लूडेड होती है। हमने माइनस नहीं किया ना यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू को, डिक्रीमेंट इन एसेट्स की वैल्यू को, मतलब डिक्रीज जो हुई है उसे हमने यहाँ माइनस नहीं किया है, लेकिन नेट में हम उसे माइनस कर देते हैं। तो ये हल्का सा एक फर्क है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का। अब अगर तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग बहुत ही आसानी से पता होगा, क्योंकि क्लास 11 में ये डेप्रिसिएशन का सारा कंसेप्ट आपने समझा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको हल्का सा मीनिंग समझाऊं डेप्रिसिएशन का, तो देखो क्या होता है। ये जो मैंने यहां लिखा है डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये क्यों होता है? रीजन इसका जानना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन क्यों आती है? देखो, ड्यू टू दी पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मान लो आप कार घर पर ले आए हो, आपने कार को यूज नहीं किया, कार जो है वो आपके घर पर ही आकर खड़ी है, 1 महीने बाद आपने उसे यूज करना शुरू किया, 1 महीना वो आपके घर पर जब रही, हवा पानी ये सब चीजें जैसे हम कहते हैं ना कि रस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो देखो उसका असर तो पड़ा है ना। तो दैट मीन्स अगर 1 महीने बाद आप उसे सेल करने जाओगे ना मार्केट में, तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जितने पर आपने खरीदी थी, क्योंकि सामने वाले को ये कोई मतलब नहीं है कि आपने कार चलाई है या नहीं चलाई है। आपने 1 महीने तक उसे अपने पास रखा तो भी आपको वो वैल्यू कार की नहीं मिलती है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको हायर वैल्यू मिल जाए, लेकिन अदरवाइज नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ साथ वैल्यू में गिरावट आती जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यूज करोगे उस किसी भी चीज को, तो ड्यू टू दी यूजेज टूट फूट होगी, वियर एंड टीयर होगा, तो यूजेज की वजह से भी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और रीजन होता है, ये जो मैंने यहां लिखा है, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन हो जाना या आउटडेटेड हो जाना। अब देखो, हर प्रोड्यूसर को पता है, जैसे विंडोज कंप्यूटर्स के केस में हम बात करते हैं कि विंडोज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हमें पता है कि सॉफ्टवेयर पुराने वाला आउटडेट हो जाएगा और नया वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दैट इज एन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि ऐसी आउट ऑफ फैशन वाला कंसेप्ट या आउटडेशन होना जिसके बारे में प्रोड्यूसर को पहले से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ भाई ये होगा ही होगा। जैसे कपड़ा है, मार्केट में आया है तो एक बार आएगा, ट्रेंड आएगा, लेकिन उसके बाद वो एक्सपेक्टेड है कि ये आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ऑब्सोलेंस भी होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे ड्यू टू कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से ऑब्सोलेंस हो गई, चीज बिल्कुल ही खराब हो गई, बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह गई, तो उस केस में इस तरह की ऑब्सोलेंस को हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेप्रीसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। दिस इज द अनदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए डेप्रीसिएशन को ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेप्रीसिएशन का क्या मीनिंग है ये समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग है ये समझ में आ गया, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट्स के ये कंसेप्ट्स थे ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर इस सेकंड चैप्टर को क्लोज कर देंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।